तो हेलो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 5 रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस आर द टॉपिक्स, दिस इज द इंडेक्स पेज, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर द होल टॉपिक्स। हम लोग सारे जो IMPs क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा PYQ में पूछे गए, विल ओनली गोना कवर दोज टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी बकवास। सो फर्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर रिस्क। अभी रिस्क को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो टाइम पास होगा। वी ऑल वेरी वेल नो व्हाट रिस्क आर। तो रिस्क के ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। रिस्क के होते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, रिस्क या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो होगा या नहीं होगा, इसे अपन कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेन नहीं है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनसर्टेनिटी। दूसरा, अगर रिस्क हुआ तो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको अपन प्यार से कहते हैं लॉस, भी हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर रिस्क है, अगर रिस्क होता है तो लॉस भी होने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, अनसर्टेनिटी एंड लॉसेस, ठीक है। तो अपन इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क देखते हैं। सो वी टाइप्स ऑफ रिस्क, वी हैव प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, ठीक है। PTB, इसका न्यूमरिक्स अगर बनाना है तो लेट्स सी कुछ बनता है क्या। वी हैव PTNB, इससे कुछ बन रहा है। PT मतलब PT से तो बन रहा है टेक्स्ट बुक, और P मतलब प्रोजेक्ट। P से कोई सब्जेक्ट का नाम बना लो, P की टेक्स्ट बुक, है ना, या P से किसी बच्चे का नाम, प्रतीक का टेक्स्ट बुक, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो अपन अभी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है ना, प्रोजेक्ट रिस्क मतलब क्या, लेट मी हाईलाइट दिस नाउ। प्रोजेक्ट रिस्क तो कब होता है, जब सॉरी, अगर ये हो गया, अगर आपके प्रोजेक्ट में ये हो गया, अगर ये चीज़ अगर आ गई, मतलब समझो आपका प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का ही रिस्क आ रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट का ही रिस्क है ओवरऑल, तो आपका बजट अफेक्ट होगा, स्केड्यूल अफेक्ट होगा, स्टाफ अफेक्ट होंगे, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स, मतलब सब कुछ दाव पे लग जाएगा, बिकॉज योर होल प्रोजेक्ट इज ऑन रिस्क, राइट। तो अगर ये रिस्क हुआ तो सब कुछ वाट सबका सबका वाट लगता है। एंड अगर प्रोजेक्ट रिस्क सीवियर हो गया, बद से बदतर हालत में अगर आपका सीवियर हो गया प्रोजेक्ट रिस्क, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क समझ में आया। नाउ वी हैव टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में क्या है कि ये रिस्क अगर हुआ, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल मतलब क्या, कोई सपोज यू आर अ डेवलपर, इमेजिन यू आर अ डेवलपर, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे टेक्निकल रिस्क हो रहा है। अगर टेक्निकल का रिस्क है तो आपका क्वालिटी ख़राब होगा, पहली बात तो, ठीक है। और उस टेक्निकल खराबनेस को सुधारने के लिए आपका टाइम जाएगा, टाइमलाइननेस खराब होगा प्रोजेक्ट का। तो दिस इज व्हाट टेक्निकल रिस्क कम्स विथ। नाउ द सेकंड पॉइंट, टेक्निकल रिस्क बिकम्स रियलिटी। अगर ये हकीकत बन गया, देखो ये सपना और टेक्स्ट बुक में कंसेप्चुअली रहे तो ठीक है, बट अगर ये हकीकत बन के आ जाता है, तो आपका जो पोटेंशियल डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आपका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, आपका इंटरफेस, आपका वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, ये सब क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब को आप इनविटेशन दे दोगे सारे प्रॉब्लम्स को, राइट। नाउ टेक्निकल रिस्क अकर व्हेन प्रॉब्लम बिकम्स हार्डर टू सॉल्व। जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना हार्ड हो जाते हैं तो टेक्निकल रिस्क अकर होते हैं, जाहिर सी बात है। टेक्निकल रिस्क तभी होंगे, सपोज मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए जो मुझे बता दे कि मेरे दोस्त लोग अभी क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के सच बोल रहे, झूठ, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। तो ये टेक्नोलॉजी है नहीं अभी तक, है ना। तो ये मतलब ये मैंने बस फालतू एग्जांपल दिया, बट बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल रिस्क यही होता है, जब आप कुछ अभी कोई प्रॉब्लम मेरे पास आ गया, अब मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर टेक्नोलॉजी का उसमें रिस्क आ जाता है। छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं, बिजनेस रिस्क देखते हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? फिजिबिलिटी मतलब क्या? फिजिबल होना मतलब परवड़ना, ठीक है। अगर आपको परवड़ ही नहीं रहा है, देखो बिजनेस धंधे में हो और आपका प्रोजेक्ट है, आपको परवड़ ही नहीं रहा, फिजिबिलिटी ही नहीं है, तब आपके पास होगा बिजनेस रिस्क, राइट। तो जब फिजिबिलिटी आपका खतरे में है, ठीक है, सस्पेक्ट मतलब दायरे, शक के दायरे में है, आपको यही नहीं पता फिजिबल है या नहीं, देन इट विल अकर अपना बिजनेस रिस्क, ठीक है। ना बिजनेस रिस्क को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, सेल्स रिस्क एंड मैनेजमेंट रिस्क, बजट रिस्क, ठीक है। लेट्स सी मार्केट रिस्क में क्या होता है। समझो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो रेडी है, ठीक है, प्रोडक्ट रिस्क रेडी है बट कस्टमर ही नहीं है, तो दैट इज मार्केट रिस्क। यू हैव नो मार्केट, बोलते हैं ना, इसका मार्केट है या नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो यू हैव बिल्ट अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो मार्केट, देयर इज नो कस्टमर, सो मार्केट रिस्क। नाउ द सेकंड वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क। नाउ आपका तैयार है, प्रोडक्ट बन के तैयार है, ठीक है, बट वो कंपनीज के बिजनेस गाइडलाइन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, इट्स नॉट फॉलोइंग कंपनीज बिजनेस पॉलिसी, ठीक है, बिजनेस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क,
ईज़ी है। नाउ सेल्स रिस्क आपका तैयार है, माल बन के तैयार है, लेकिन कैसे बेचना है यही नहीं पता, तो इसको अपन बोलते हैं सेल्स रिस्क। ठीक है। ना मैनेजमेंट रिस्क में क्या, जब आपका सीनियर मैनेजमेंट या कोई स्टाफ सीनियर मैनेजमेंट हो जाए, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हो जाए, छोड़ के चला जाए। सी यू आर अ प्रोजेक्ट डेवलपर, ठीक है, यू हैव अ प्रोजेक्ट अंडर योर सेल्फ, सो यू यू रिक्वायर अ टीम ऑफ 100 to 100 पीपल्स, डिपेंड्स व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव। सो आप लोग सारा कुछ खुद मैनेज नहीं करोगे। मैनेजमेंट रिस्क तब होगा जब आप जिसके जिसके भरोसे पे मैनेज कर रहे हो, जो आपका स्टाफ है, वही चला जाए छोड़ के, तो दैट विल कॉज मैनेजमेंट रिस्क। नाउ वे बजट रिस्क। बजट रिस्क वी ऑल नो, बजट रिस्क कब होता है, वो लूजिंग ओवरऑल द बजट, आपका बजट के बाहर ही चले गए, बजट को आपने लूज कर दिया, तो आप लोग चले जाओगे बजट रिस्क के अंदर। देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, अनदर कैटेगरीज ऑफ रिस्क प्रपोज बाय चैरिटी, ठीक है, चैरिटी, हाउ आर यू वांट टू रिमेंबर दिस नेम। तो वी हैव प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में वी हैव दिस। अब इसको याद करने का एक न्यूमेरिक्स मैंने आप चाहे तो देख लो, मैंने ऐसा बनाया है कि दिस इज एमएसबी। एमएसबी पता है आपको, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पढ़ाई होगा आजकल डीएलडी में अपने, ठीक है, तो एमएसबी से याद हो जाता है। और थोड़ा इसमें और ज़रा हेर फेर किया तो एक्चुअल में इट इज़ एम स्क्वायर एस स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ समझ में आ रहा होगा आपको हाउ इट इज़ एम स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर एस स्क्वायर बी। तो ये कैसे होता है, एम इज़ फॉर मार्केट, ठीक है, एंड एम इज़ फॉर मैनेजमेंट। 2 सेकेंड, ठीक है, दिस इज़ फॉर मार्केट एंड मैनेजमेंट। एस का दो है, स्ट्रेटेजिक एंड सेल्स, एंड बी इज़ फॉर बजट। आई होप इट्स क्लियर। एम स्क्वायर एस स्क्वायर बी स्क्वायर, एम एस पी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे याद करना है कि भाई अगर आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या होती है, रिस्क। और यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट सब सिग्निफिकेंट चीज़ की बात कर रहे हो तो आपको एम एस बी याद आ जाएगा, एम एस बी याद आ गया तो आपको पाँचों पॉइंट्स याद आ जाएंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद वी हैव नोन रिस्क, ठीक है। नोन रिस्क मतलब क्या, जो आपको एक तरह से पता होते हैं, ठीक है। नोन रिस्क आर दोज व्हिच आर आइडेंटिफाइड आवर इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट प्लान। दिस रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब ये जो रिस्क होते हैं, इसमें ये आपके इन्वायरमेंट को देख के, जिसमें आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, डेडलाइंस कैसे है, मान लो आपका जो कस्टमर है बहुत येड़ बधिर है, उसने आपको बहुत खतरनाक कस्टमर डेडलाइन दे दिया है, तो आपको पता समझ में आ रहा होगा कि ये अभी नोन रिस्क है, आपको आपको पता है ये रिस्क आ सकता है, ठीक है ना। पुअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अब वो इतना गेटबाजी रही कि वो उसको चाहिए सब, बट उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने नहीं आ रहा, बट ही वांट्स द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये अब रिस्क आ जाएगा। सॉफ्टवेयर स्कोप, ये सब में रिस्क आएगा, ठीक है। अब दो टाइप की रिस्क होता है इसमें, वी हैव प्रिडिक्टेबल रिस्क एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, प्रिडिक्टेबल में दिस रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड इन एडवांस, इसको अपन एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस में है, जैसे कि वही फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप यू हैव एक्सपीरियंस, सो दिस आर द रिस्क यू विल ऑलरेडी प्रिडिक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस स्किल्ड स्टाफ, एक्सपीरियंस और आपका जो स्किल स्टाफ है वो छोड़ के चला जाएगा, बट क्यों चला जाएगा, बिटवीन द इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर रिजल्टिंग इन पुअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट दिस काइंड ऑफ रिस्क विच आर नोन एज प्रिडिक्टेबल रिस्क, ठीक है। आपका मतलब आपको पता है कैसा होता है, अगर मैंने आज कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो स्टाफ छोड़ के चला जाता है, आपको पता होगा। मैं एज्यूम करने बोल रहा हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा एक्चुअली में तो, बट अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो। चलो नेक्स्ट है अनप्रेडिक्टेबल रिस्क, ठीक है। ये वो रिस्क है जो अपन गेस नहीं कर सकते, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, नोट बंद हो गया, यू वेयर नॉट नोइंग नोट बंद होने वाला है, नहीं होने वाला, ठीक है, कल हो जाएगा। सो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज को बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल रिस्क। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। विल मूव फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है ना कि इट इज डिफाइंड एज एफर्ट्स टेकन टू स्पेसिफाई द थ्रेट्स, ठीक है, टू द प्रोजेक्ट प्लान। मैं उसको हाईलाइट कर दूँ, डिफाइंड एज एफर्ट्स टेकन टू स्पेसिफाई थ्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थ्रेट को देखो, थ्रेट तो एक चीज़ है जो होनी ही है, इट इज़ होने को कौन टाल सकने वाला चीज़, ठीक है, होने तो होना ही है। तो ये थ्रेट को स्पेसिफाई करना, भाई थ्रेट तो है बट व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट, तो इसके लिए जो एफर्ट लेते हैं दैट इज नोन एज रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आता है, ठीक है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन दैट इज आर आई, वी कैन से इट आर आई इन शॉर्ट, ठीक है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन बाय आइडेंटिफाइंग द नोन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क, वी जस्ट राइट नाउ वी सॉ, ठीक है, व्हाट इज नोन रिस्क एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क, अपने को पता है क्या होती है। तो ये इनकी मदद से अपन रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना। इसके दो अप्रोच होते हैं,
ठीक है। आरआई के दो अप्रोच है। आरआई मतलब रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू अप्रोच। पहला है जेनरिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड दूसरा है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब जेनरिक मतलब क्या, जनरल जनरल सबके लिए, ठीक है। तो इंक्लूड्स पोटेंशियल थ्रेट आइडेंटिफिकेशन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी भी फॉर एनी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट व्हाट कैन बी पोटेंशियल थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, ये इसमें आता है ना। दूसरा इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये मेरे स्पेसिफिक ये ज़रा पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक थ्रेट, इंक्लूड्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। अभी कैसे होता है आइडेंटिफिकेशन, सराउंडिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब लोग कैसे, लोगों को समझ के, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, इन सब चीज़ों को देख के अपन बता सकते हैं कि इसका रिस्क है। अगर मैं फॉर सपोज आई हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल एंड आई कैन सी 8 ऑफ देम डूइंग नथिंग, ठीक है। दे आर जस्ट इन माई टीम, तो आई नो वॉट काइंड ऑफ पीपल आई एम वर्किंग विथ, ठीक है। वॉट इज माई इन्वायरमेंट, इंथुजियाज्म है नहीं है, एक का काम दूसरे पे ढकलना। सो दिस काइंड ऑफ थिंग पहले ही समझ में आता है, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई रिस्क ही काम है, अपन अपनी मौत की कुएं में जा रहे हैं, राइट। नाउ नॉर्मली जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। ये पीएम करता है। पीएम मतलब मोदी जी नहीं, यहाँ पे पीएम मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वो अलाउज फॉलोइंग स्टेप, ये फॉलोइंग स्टेप्स लेता है। अब ये स्टेप्स देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम आऊँ, चलिए ऐसे काम करते हैं, बारी बारी देखते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट साइज, पहले सब नाम से पहले ज़रा फेमिलियर हो जाते हैं। वी हैव प्रोडक्ट साइज, बिजनेस इम्पैक्ट, कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस का डेफिनेशन, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, स्टाफ साइज का एक्सपीरियंस एंड लास्ट पर टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ट, ठीक है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा साइज, प्रोडक्ट साइज। तो इसमें वो रिस्क जो बेस्ड है ऑन द ओवरऑल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल साइज पे जो डिपेंड कर रहा है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं इसमें प्रोडक्ट साइज में, ठीक है। बिजनेस इम्पैक्ट मतलब क्या, वो रिस्क विच इज़ रिलेटेड टू मार्केट प्लेस, विच इज रिलेटेड टू मार्केट प्लेस, उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। डेट कैन बी आइडेंटिफाइड और यू कैन से डेट इज प्रिडिक्टेड, ठीक है। नाउ द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, हाँ, देखो कस्टमर के साथ क्या लफड़े हो सकते हैं, क्या रिस्क है, कम्युनिकेशन रिस्क, ठीक है। तो कस्टमर डेवलपर के बीच का जो कम्युनिकेशन रिस्क है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रोसेस का डेफिनेशन था। वो प्रोसेस का डेफिनेशन मतलब क्या, ऐसे रिस्क जो 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 डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का उसके अंदर ही डेट गेट रेज विद द, मतलब जो सॉफ्टवेयर जो मेरा प्रोसेस है उसके अंदर जो डेफिनेशन के जो रिस्क हो रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं हो पा रही है, ठीक है, डेफिनेशन ही नहीं है अच्छे से, वो जो रिस्क है वो आता है मेरा प्रोसेस डेफिनेशन के अंदर। नॉट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब क्या, वैसे वैसे रिस्क जो एसोसिएटेड है। अभी देखो इन्वायरमेंट मतलब क्या, अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ तो इन्वायरमेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे हरे भरे झाड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए, नहीं मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ। तो उसका इन्वायरमेंट मतलब क्या, रिस्क एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी एंड टूल बीइंग यूज्ड, राइट। तो और फिर स्टाफ साइज में क्या आता है, एक बार आपका टेक्नोलॉजी और टूल वाला रिस्क हो गया, टेक्नोलॉजी एंड टूल, ठीक है। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये सेम चीज़ है। एक बार ये रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद सफिशिएंट हाईली एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड स्टाफ जो डेवलप करेगा, ठीक है। नाउ ओके, यू हैव इन्वायरमेंट का रिस्क इज सॉल्व, ठीक है, वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड इन्वायरमेंट, यू आर विद अप टू डेट टेक्नोलॉजीज, यू आर प्रोवाइडेड विद फुल हाई टेक टेक्नोलॉजीज, सब सही है, सब बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब उसको बनाने के लिए स्टाफ तो चाहिए। अगर आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा है बट यू डोंट हैव स्किल्ड स्टाफ, तो फिर वापस वो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वी हैव टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ट, कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिस्टम की वो अंडरस्टूड कम हो, अंडरस्टूड हो, ठीक है। और जो रिस्क हो बराबर आइडेंटिफाई हो जाए, ये टेक्नोलॉजी में काम आता है। तो फिर से एक बार, ठीक है, तो इसको अगर याद करना है तो एक निमोनिक्स मैंने बनाया था, वो ऐसा है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, अभी हमने लास्ट टाइम हमने बात किया था एमएसबी का, ठीक है। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है, पर डीएलडी में चले गए थे, तो एक टर्म और मैं डालता हूँ डीएलडी का, डेट इज़ बीसीडी। पता होगा आपको, ये भी डीएलडी का टर्म है। अभी बीएलडी आपने अभी थोड़ी पढ़ा है, पहले पढ़ा हुआ है ना, पास्ट में पढ़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं पास्ट बीसीडी, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। पीएसटी, और इसको मैं डालता हूँ स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी से 2 है, ठीक है ना। तो पी से भी है प्रोजेक्ट का साइज, राइट, देखो यहाँ पे है ना, वी हैव प्रोजेक्ट का साइज एंड देन वी हैव प्रोसेस डेफिनेशन, जिसके ऊपर मैंने ये लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साइज में पता है आपको, साइज का रिस्क, साइज रिलेटेड से रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। और डेफिनेशन मतलब क्या, वो रिस्क जो डेफिनेशन से जो रिस्क हो रहा है उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। एंड वी हैव एस से वी हैव स्टाफ साइज
एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यहाँ पे है ना। एक बार टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी आ गया, उसके रिस्क अपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्किल्ड स्टाफ का भी ज़रा ध्यान दो, ठीक है, उसके बारे में सोचो, ठीक है। नाउ टी, टी से यू हैव टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ट, ठीक है, तो पास खत्म हुआ। अभी टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कोई कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कम हो और रिस्क वगैरह सब समझ में आ जाए। नाउ BCD का देखते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस इम्पैक्ट, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड रिस्क। सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन कैसा है डेवलपर कम्युनिकेशन और कस्टमर के बीच में। एंड डी स्टैंड्स फॉर डेवलपर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। सो आई होप यहाँ तक आपको एकदम भंडार तरीके से समझ में आ गया होगा और शायद याद भी हो गया होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। सारे 8 के 8 पॉइंट्स। तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो हुआ हमारा स्टेप 1, ठीक है। अभी स्टेप 2 भी है, कुछ खास नहीं है। स्टेप 2 में देखो क्या लिखा है कि जो रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मेरा सॉरी, इसको मैं चलो ठीक है से। तो रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है और उसके अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस, ठीक है। लिस्ट कंपोनेंट्स ड्राइवर्स करने के, अब ये कंपोनेंट ड्राइवर्स आगे देखेंगे अपन। और प्रोबेबिलिटी क्या है, वो रिस्क अकर होने की। जैसे कि अगर मैं एक टॉयस को उछालूँ तो हेड आने का एक प्रोबेबिलिटी होता है, और आपको पता होगा हाफ होता है, 50% होता है हेड आएगा, 50% टेल आएगा। तो मेरे रिस्क का कितना प्रोबेबिलिटी है कि मैं रिस्क अकर होगा, वो निकाला जाता है। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, वॉट, वो उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो अपन को अभी समझना पड़ेगा रिस्क कंपोनेंट्स ड्राइवर्स होते क्या है। तो US एयरफोर्स ने एक गाइडलाइन लिखा था, ठीक है, फॉरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, जो बहुत फेमस हुआ और अभी वही पढ़ रहे हैं अपन, वही पढ़ने वाले अपन। विच इज़ बेस्ड ऑन रिस्क कंपोनेंट एंड रिस्क ड्राइवर। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रिस्क कंपोनेंट्स एंड रिस्क ड्राइवर्स, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्क कंपोनेंट्स। तो उसमें कुछ रिस्क कंपोनेंट्स के देखो नाम दिए हैं। वी हैव परफॉर्मेंस रिस्क, वी हैव कॉस्ट रिस्क, वी हैव सपोर्ट रिस्क एंड वी हैव शेड्यूल रिस्क, ठीक है। परफॉर्मेंस रिस्क में क्या होता है कि डिग्री डिग्री मतलब डिग्री में पता ना, डिग्री पता होगा, आप डिग्री तो पता ही होगा यार, CS के बच्चे हो यार। डिग्री मतलब पता है ना, डिग्री CS AIDS जो भी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ये वही डिग्री नहीं है बट डिग्री याद करने के लिए। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कितने डिग्री से आपका जो अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चित, अनिश्चित अब हिंदी बोलना पड़ रहा है यार। यू नो वॉट अनसर्टेनिटी मीन्स, राइट। पता है ना अनसर्टेनिटी क्या होता है, जिस कुछ पता नहीं, मतलब सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला है, इसकी अनसर्टेनिटी की डिग्री क्या है, वो इस रिस्क में कैलकुलेट होती है। सिमिलरली कॉस्ट रिस्क में डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो बजट को मेंटेन करने में आएगा वो। सपोर्ट रिस्क में डिग्री ऑफ, सेम स्टार्टिंग तो वही है, अनसर्टेनिटी वही, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बट ये किसके रिलेटेड है, सब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मेरे को सपोर्ट मिलेगा या नहीं, वो इजी टू करेक्ट होगा या नहीं, उससे मॉडिफाई और एडेप्टेबल होगा या नहीं, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। नास्ट की शेड्यूल रिस्क, ये बता रहा है कि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी के सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है विल मेंटेन द शेड्यूल एंड प्रोजेक्ट विल डिलीवर ऑन टाइम, ठीक है। शेड्यूल मतलब वही होता है ना, शेड्यूल मतलब जो आपने टाइम फिक्स किया होगा उस पर, उसके अंदर सब काम हो रहा है या नहीं और डिलीवर हो रहा है नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स है। इसको ना याद करने के लिए न्यूमेरिक्स जो मैं दूंगा वो ऐसे होंगे। आई विल गिव यू SUPER सुपर। अभी CS के बच्चे सुपर, ऐसा देखो मैं ये नहीं बोल रहा CS AID इसमें कोई नहीं कर रहा, याद करना है, ठीक है। सुपर CS, सुपर कंप्यूटर साइंस, वॉट एवर इफ़ यू वांट यू कैन मेक एनी अदर न्यूमेरिक्स। अब मेरे दिमाग में यही आया है। तो सुपर से देखो, SU इज़ फॉर सपोर्ट, PER इज़ फॉर परफॉर्मेंस, C इज़ फॉर कॉस्ट एंड R इज़ फॉर अपना, सॉरी, S इज़ फॉर अपना स्केड्यूल, ठीक है। फिर से ये जो SU है, SU इज़ फॉर सपोर्ट, ठीक है ना। फिर ये है PER इज़ फॉर परफॉर्मेंस, राइट। एंड ये दिस C इज़ फॉर कॉस्ट एंड दिस स्केड्यूल जाता है मेरे S को, तो सुपर CS, ठीक है। परफॉर्मेंस रिस्क, कॉस्ट रिस्क, सपोर्ट रिस्क, शेड्यूल रिस्क। अपन अभी आगे बढ़े, चाहिए डायग्राम भी है, वही जो अपने पढ़ा वही है। वो अगर ये तो याद आ गया तो डायग्राम में वो कुछ खास कुछ नया दिया हुआ है नहीं अभी। उसके बाद
एसोसिएटेड विद दिस कंपोनेंट्स। अब ये तो हो गए रिस्क कंपोनेंट्स, अभी हमको देखना है रिस्क ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के साथ जो, अगर रिस्क कंपोनेंट्स अगर जय हैं तो वीरू है हमारे रिस्क ड्राइवर्स, ठीक है, एसोसिएटेड है इसके साथ। तो इसको अपन यूज़ करते हैं तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द रिस्क, ठीक है, अकरेंस तो ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको एनालाइज करना है, कैसे वो देखेंगे। तो यहाँ पे 4 रिस्क ड्राइवर्स के 4 ड्राइवर्स के नाम दिए हुए हैं हमको, आपको नाम दिख रहे होंगे, नेग्लिजिबल, मार्जिनल, क्रिटिकल, कैटास्ट्रॉफिक। इम्पैक्ट, ठीक है, निग्लिजिबल मतलब बहुत कम, मार्जिनल मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, क्रिटिकल मतलब ओ माय गॉड क्रिटिकल कंडीशन, एंड कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत फास्ट, ठीक है। तो ये हमारा इम्पैक्ट है, निग्लिजिबल, मार्जिनल, क्रिटिकल एंड कैटास्ट्रॉफिक। इसको याद करने के लिए शायद ये ऐसे याद हो जाएगा, MNCC, एम एन सी पता है आपको, जहाँ पे MNC, शायद MNC बोलते हैं ना, जहाँ पे वो कॉल सेंटर वाले बात करते हैं हमसे, ठीक है, नहीं भी बोलते तो MNC से वो याद हो जाएगा। M से मार्जिनल, N से निग्लिजिबल, और C स्क्वायर, C से 2 है, कैटास्ट्रॉफिक और क्रिटिकल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, हाउ टू असेस ओवरऑल रिस्क। अभी दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको रिस्क का असेसमेंट, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर भी असेसमेंट पूछा हुआ है, तो लेट्स सी क्या है इसमें ना। हाउ टू असेस ओवरऑल रिस्क, तो असेस कैसे करना है, ठीक है। तो जो बेस्ट अप्रोच में माना जाता है, टू प्रिपेयर सेट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस के सेट आप बना लो, ठीक है, जो जिसके आंसर हमारा PM देगा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर देगा। क्यों? इन ऑर्डर टू एसेस द ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क, और हमारा रिस्क को एसेस करने के लिए इन सवालों के जवाब दे दे PM, अपने आप एसेस हो जाएगा क्या रिस्क, क्या अभी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जो है, अभी ये क्वेश्चंस को देखो, अभी पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे, कम से यहाँ पे 11 दिए हैं, अपन कम से कम 9 याद करेंगे। अब याद करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो आप कीवर्ड्स लिखे हैं, PCAUE। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ध्यान दें, अगर आपको ये याद हो गया PCUAE तो बहुत ईजी होगा अपने को एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, सुनिए अब। फर्स्ट, क्या मुझे विल द प्रोजेक्ट गेट प्रॉपर सपोर्ट बाय द कस्टमर मैनेजर, कस्टमर मैनेजर के थ्रू प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा क्या? पहला, दिस इज फॉर P। सब इजी है एकदम, सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा जस्ट रिलैक्स, बस सुन लीजिए, सारे 9 पॉइंट्स सब क्लियर हो जाएगा। सेकंड, एंड यूजर्स कमिटेड है क्या, ठीक है, जो मेरे कस्टमर है आर दे रियली कमिटेड, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग माई डे एंड नाइट, माई होल एंड सोल फॉर द प्रोडक्ट। मेरे एंड यूजर्स ही अगर अंडू पंडू है, कोई अलग ही है, कॉलेज के बच्चे हैं, मेच्योरिटी नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है, तो फिर वो क्यों टाइम अपना एनर्जी वेस्ट करना है। तो एंड यूजर कमिटेड है कि नहीं अबाउट द सॉफ्टवेयर जो अपन बनाने वाले, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो दिस इज फॉर सी इज फॉर कमिटमेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इज देयर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्या? स्टैंड्स फॉर यू, ठीक है, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो आपके लिए देखो रिक्वायरमेंट्स जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही पूरी नींव बनती है। इफ है ना, आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बिना कुछ भी नहीं, मैं अपने मन से क्यों कुछ भी बना के दूँ उसको। नेक्स्ट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में? नाउ सी, एज आई टोल्ड यू, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सो उसको डिफाइन करना एक काम कस्टमर का है। आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस सो दैट आई गेट इन्फॉर्मेशन, बट आप क्या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो आपके रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए? तो ये भी एक रिस्क ही है, मतलब ये भी एक इसमें मुद्दा है जो अपन कंसिडर करते हैं। तो दिस इज ए इज फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जो एक्सपेक्टेशन है आपके सामान को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, वो रियलिस्टिक है या नहीं। रियलिस्टिक समझ में, ना रियलिस्टिक, मेरे को ऐसा एक मोबाइल ऐप चाहिए जो गाड़ी का स्पीड बढ़ा दे और राइट लेफ्ट कर ले और गाड़ी को मेरे ट्रांसफॉर्म कर दे, ऐसे नहीं क्या, मतलब अपने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर ई, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होने चाहिए कि आपका स्कोप स्टेबल है, जो स्कोप है प्रोजेक्ट का वो स्टेबल है। कभी आपको ये चाहिए, कभी आपको नहीं नहीं ये इतना नहीं चाहिए, कम में हो जाएगा, इतने में परवड़ रहा है, इतने में कर दो, नहीं नहीं पैसा आ गया, ये स्कोप स्टेबल नहीं है, ठीक है। क्या स्टेबल स्कोप होना चाहिए। टीम मेंबर जो होने चाहिए वो रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ होने चाहिए, दैट इज़ फॉर एस। अच्छा, ये स्कोप स्टेबल के लिए एस था ये वाला। आपका जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो स्टेबल है क्या? तो दैट इज, तो पी इज़ फॉर दैट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्टेबल है या नहीं। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने वाले हो फॉर द सॉफ्टवेयर, आपके डेवलपर्स को पता तो है ना, ठीक है। तो ये टी, तो ये आपको समझ में आ गया, आप फेमिलियर हो इस टर्म से। जो न्यूमेरिक्स हमने बनाया है ताकि हमको याद रहे, दैट इज कप्स टी, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, दैट इज कप्स टी, CUPSTEA। नाउ दिस इज एस स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राई करो, आपको कितना कुछ याद है, ठीक है। सी सी क्यू था हमारे, सो सॉरी, हाँ,
हाईलाइटर ले लेता हूँ। सी, याद है सी क्यों था? सी इज़ फॉर कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट, एंड यूजर्स कमिटेड है या नहीं। यू क्यों था? अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, है ना। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ठीक है। पी के दो थे, पहला था पी का था हमारा जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो स्टेबल है या नहीं, और दूसरा मेरे को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ठीक है। सी यू पी, पी में दे पी स्क्वायर, तो एक मेरे को सपोर्ट मिलेगा नहीं, और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्टेबल है या नहीं। नाउ वी हैव एस के भी दो, ठीक है, एस के दो है। पहला क्या है, जो स्कोप है प्रोजेक्ट का वो स्टेबल है या नहीं, और दूसरा ऐसे है, क्या मेरे पास स्किल्ड मेंबर्स है या नहीं, मेरे टीम मेंबर स्किल्ड है या नहीं, ठीक है। नाउ कब्स इज कंप्लीट एंड मोर देन 50% जो हमारे टर्म्स थे यहाँ पे कम खत्म हो गए, जो बचे टी है, और टी इज़ फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले डेवलपर्स को पता है या नहीं, उससे रूबरू है या नहीं, राइट। ई इज़ फॉर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक है या नहीं, ठीक है, या मैं चांद पे जाने का सोच रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के थ्रू, है ना। एंड मेरा जो ए है, ए इज़ फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है या नहीं कस्टमर का रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में। तो आई होप ये इजी तरीके से मैंने बताया जितना मेरे से हो सका। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। एक बार आप 10 सेकंड पीछे करके देख लेना, अगर याद नहीं हुआ तो आई एम डैम श्योर हो जाएगा। इस आगे मत बढ़ना ये हो जब तक ना हो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगा। आगे बढ़ते, दिस आर द पी वाई क्यूज, एज यू कैन सी, यहाँ पे वही क्वेश्चन जो हमने किए वही सब पूछा हुआ है, ठीक है। नॉवेल सी रिस्क प्रोजेक्शन, ठीक है। अब रिस्क प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं रिस्क एस्टिमेशन, ठीक है। रिस्क प्रोजेक्ट करना, एस्टिमेट करना, ठीक है। आप बैठे बैठे एक रूम में बैठ के, ठीक है, आप एस्टिमेट कर रहे हो रिस्क को, ऑफ कोर्स एनालाइज करके काफ़ी डाटा है आपके पास, तो उसको रिस्क प्रोजेक्शन या रिस्क एनालाइजेशन कहते हैं, रिस्क एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो देर आर टू वेज बाय विच अ रिस्क कैन बी रेटेड। पहला, प्रोबेबिलिटी क्या है उस रिस्क की, ठीक है, वो रिस्क आपकी किताब में तो है, बट वो रियल होने के कितने चांसेस है, मतलब कब वो मेरे रियल लाइफ में आ जाएगा उसके कितने चांसेस है ना वो। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिस्क। अभी अगर रिस्क हुआ तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, राइट। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर समझो कोई भी आप मान लो, अगर आपने कभी पीपल प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने भी किया होगा ये, आपने बोला होगा भाई ये मोटर लगाते हैं, तो किसी ने बोला होगा भाई वो मोटर लगाएगा ना खर्चा ज़्यादा आएगा, वो 50 रुपये का आता है, ये 150 रुपये का आता है। तो आप आपने क्या किया है, आपने बैठे बैठे किया ना डाटा से एनालाइज, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस देखे आपने, ठीक है, खर्चा ज़्यादा आएगा, फिर वो ये वो फिर आपको सब समझ में आएगा इस पर काम करना है या नहीं, फिर रिक्वायरमेंट बदल दोगे आप, है ना। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, शायद फालतू होगा, गाली दोगे आप, बट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे, जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानर है, टेक्निकल स्टाफ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट प्लानर, टेक्निकल स्टाफ परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग स्टेप्स टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स, अरे रिपीट किया है, परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिस्क प्रोजेक्शन। रिस्क प्रोजेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला, इस्टेब्लिश अ स्केल, एक स्केल इस्टेब्लिश करना जो इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क बीइंग रियल, जो हमने यहाँ पे देखा है ना। एक स्किल इस्टेब्लिश किया जो दिखा रहा है कि जो रिस्क है वो कितना रियल है, ठीक है, कितना रियल टाइप में को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, एक बार रिस्क आपने कर लिया, इंडिकेट कर दिया, दूसरा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रिस्क की, चलो ठीक है, रिस्क स्केल कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए, उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा रिस्क का ऑन द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट, आपके प्रोजेक्ट पे प्लस ऑन द प्रोडक्ट पे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद मेंटेन ओवरऑल एक्यूरेसी, देखिए ये सब काम ठोका ठोकी से अप्रोक्सीमेटली से नहीं हो सकता, ठीक है, यू हैव टू बी एक्यूरेस, यू हैव टू बी प्रिसाइज, ठीक है। Maintain the overall accuracy of the risk projection in order to have a clear understanding of the software to be built। देखो, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में घुस जाओगे जिसका आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन किया ही नहीं, आप बनाने लगे या पैसे लगाने लगे, तो आपको समझ में लगा ओ माय गॉड ये मैं कहाँ पे आ गया, ये तो रॉन्ग गलत जगह है, ठीक है। इससे करने से पहले पहले आइडेंटिफिकेशन कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द सॉफ्टवेयर जो आप बनाने वाले हो, ठीक है। नाउ ये स्टेप्स से आप क्या करोगे, आप रिस्क को प्रायोरिटाइज कर दोगे, ठीक है, नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 रिस्क, नंबर 3 रिस्क, नंबर 10 रिस्क, ठीक है। और उस प्रायोरिटाइज रिस्क के हिसाब से आपको ईजी हो जाएगा टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर हैंडलिंग देम, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा रिसोर्सेज, सॉरी कौन सा रिस्क, कौन सा रिस्क ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा कम डेंजरस है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है कम है, जो भी है, एक बार आपने प्रायोरिटाइज कर दिया तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज एलोकेट कर दोगे उन रिस्क को हैंडल करने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, आपका स्टाफ हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप एलोकेट कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद फिर अपन आगे देखते क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बिल्डिंग रिस्क टेबल। ठीक है, इसके पे ज़्यादा ज़्यादा जो भी सवाल नीचे भी बहुत सवाल पूछते हैं। तो रिस्क टेबल बनाना एक बहुत सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है जो अडॉप्ट करते हैं कौन, पीएम हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर। क्यों करते हैं ये? इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट द रिस्क, रिस्क को प्रोजेक्ट करना, रिस्क को दिखाना। ठीक है, द सैम्पल रिस्क टेबल, यहाँ पे एक सैम्पल रिस्क टेबल ये दिया हुआ है। अभी आप ये देख रहे हो, स्टाफ कैटेगरी में स्टाफ, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट साइज, कस्टमर। याद आ रहा है? कुछ हमने याद किया कुछ देर पहले ही देखा था। ठीक है, नहीं याद आ रहा होगा, हमने वापस याद दिलाऊंगा फिर याद आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फिर भी है प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हैं। ये हटा दो, पहले मैं गंदा हो गया। हाँ, प्रोबेबिलिटी देखो 50%, 62, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है अकरेंस की। यहाँ पे इम्पैक्ट हमने देखे थे, 4 देखे थे। क्या क्या देखे थे? क्रिटिकल देखा था, कैटास्ट्रॉफिक देखा था, मार्जिनल देखा था और नेग्लिजिबल देखा था, है ना। तो यहाँ पे और ये आरएमएम जो है अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्क के नाम दिए हुए हैं, ये सब रिस्क है। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अपन टेबल बनता कैसे है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाइल बिल्डिंग रिस्क टेबल, पहला काम जो होता है, जब प्रोजेक्ट टीम होती है पहले एनलिस्ट करती है सारे प्रोबेबल रिस्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिस्क टेबल। अभी रिस्क आइटम चेकलिस्ट जो हमने ऊपर देखा वही था। ठीक है, अब ये कुछ इतना खास था, यहाँ से अपन मेन चालू हो जाएगा होगा। अभी ईच रिस्क को अपन कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैटेगराइज कैसे करते हैं? प्रोजेक्ट साइज, कस्टमर। अभी इसका न्यूमरिक जो हमने याद किया था, पास्ट बीसीडी, अगर आपको याद होगा पास्ट बीसीडी है ना। पी फॉर प्रोजेक्ट साइज है ना, एस फॉर स्टाफ, पी एस टी डी फॉर टेक्नोलॉजी, और बाकी जो हमारा बीसीडी था, बी फॉर बिजनेस, डेवलपिंग इन्वायरमेंट एंड कस्टमर, है ना, पास्ट बीसीडी। तो ये हमने उसको कैटेगराइज किया हमारे इस कैटेगरीज के ऊपर। आई होप अभी अभी न्यूमरिक्स आपको समझ में रिलेट हो रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट थे। नाउ एक बार ऐसे होने के बाद हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी जो है अकरेंस ऑफ ईच रिस्क, रिस्क का अकरेंस हमने देखा था, उसका अकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने एक एग्जांपल देखा था कॉइन का जो हमको पता है बेसिकली। तो उसको एस्टिमेट किया गया बाय ईच टीम मेंबर इंडिविजुअली, हर एक टीम मेंबर ने इंडिविजुअली वो काम किया। देन इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क इज असेस्ड, हर एक रिस्क इसका इम्पैक्ट असेस किया। देखो जो अभी देखो ये जो पॉइंट्स है बस टेबल पे ही अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं है अभी तक। ठीक है, बस एक टेबल है, टेबल के सारे पॉइंट्स हम फेमिलियर हैं। ठीक है, उन फेमिलियर पॉइंट्स से हमारे सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ रहा। नाउ while calculating the impact of each risk, cost drivers of each component of risk. Now cost drivers and हमने देखे थे ड्राइवर्स कंपोनेंट्स, याद है? परफॉर्मेंस, कॉस्ट, सपोर्ट एंड शेड्यूल। मैंने क्या सुपर सीएस बताया था, है ना। एस यू पी, एस यू फॉर सपोर्ट, पी ई आर परफॉर्मेंस, सुपर एंड सी एस, सी फॉर कॉस्ट एंड स्के फॉर शेड्यूल। सारे न्यूमरिक्स हमारे काम आ रहे हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर बिल्डिंग, एक बार जब हमारा जो ये बन गया, टेबल बन गया, ठीक है, तो उसको हमने सॉर्ट किया बाय द प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है और इम्पैक्ट क्या है उसके बेस पे सॉर्ट किया। उसके बाद जिनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा है वो ऑफ कोर्स टॉप पे होंगे। अभी बहुत बेसिक सी कॉमन सेंस, इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज, तो टॉप लेवल पे वो होंगे जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है, जो सबसे बड़े थ्रेट है। तो सबसे बड़े थ्रेट उनके जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, राइट। एंड जो लो प्रोबेबिलिटी पे होंगे वो होंगे जिनका इम्पैक्ट कम है और उनके प्रोबेबिलिटी भी कम है, राइट। वो बॉटम ऑफ द टेबल पे होंगे। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अरेंजमेंट बनाया है अभी इसको अपन बोलते हैं द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आगे द प्रोजेक्ट मैनेजर गोज थ्रू दिस फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटाइज रिस्क। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इन रिस्क से गो थ्रू होता है इस टेबल से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं कट ऑफ लाइन। ठीक है, कट ऑफ लाइन उसको जो एक उसने रेखा खींच दी, उसने एनालाइज किया, देखा, समझा, बूझा, एक लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टली। अब लाइन को हमने क्या कहते हैं, कट ऑफ लाइन। तो अभी ये जो कट ऑफ लाइन की जो ऊपर की चीज़ें हैं इसको अपन, ये हमारा फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, पहला हमारा अटैक का जोन ये है। ठीक है, पहले हमको इस जोन में अटैक करना है। कौन सा जोन? जो हमारे लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे वही लिखा है रिस्क टेबल जो अबोव द कट लाइन है, उसको अपन अभी फर्दर रिस्क एनालिसिस के लिए अपन उसको कंसिडर करने वाले हैं। और जो बिलो उसके जो नीचे जो है, जो हमने लाइन खींची हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने, उसके जो 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 पार्ट बी में जो रह गया उसको अपन कहते हैं सेकेंड ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, सो ऑफ कोर्स नाउ दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट ये सेकेंड ऑर्डर क्यों है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर आता है। हाँ हाँ, ठीक है, यही यही होगा ना।
और सेकंड ऑर्डर में ये भी चीज़ है कि एक बार वो हमारे जिसको हमने कट ऑफ लाइन के जो ऊपर वाले थे, हमारे जो मेन हमारे थ्रेड थे, एक बार वो सॉल्व हो जाए तब जाके हम लोग इनसे बात करेंगे, राइट। नाउ द रिस्क टेबल अबव द कट ऑफ लाइन इज हैविंग द रिस्क, जो कट ऑफ लाइन के ऊपर जो रिस्क है, आपको वी ऑलरेडी नो डैट उन रिस्क के पास प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है, ठीक है, ऑफ कोर्स वी नो। एंड ये देखो बस पॉइंट घुमा के एक पॉइंट और मारा है। वी कैन यूज द सेम टेक्निक इन एग्जाम एज वेल, हमारे भी मार्क्स बढ़ेंगे। और एक ऐड ये किया है कि ऐसे रिस्क शुड ऑक्यूपाई द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट टाइम, ऑफ कोर्स दिस आर योर बिगेस्ट थ्रेट। सो अगर थ्रेट को सॉल्व करना है तो यू नीड टू गिव योर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैनेजमेंट टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा ताकि वो रिस्क को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। नाउ ऑल द रिस्क दैट लाई अबव द कट ऑफ लाइन शुड बी मैनेज्ड। अच्छा, लाई अबव, हाँ, तो जो अबव है उसको सबको मैनेज करना चाहिए। अब रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान, द लास्ट कॉलम ऑफ द रिस्क टेबल। अब ये जो आर एम, इसको अपन जो हमने आर एम एम का टेबल देखा ना, लास्ट में लिखा हुआ था आर ट्रिपल एम दिख रहा है ये वाला, यही है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग। इसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तात्पुरता के लिए अपना ये टॉपिक खत्म होता है। और आप देख सकते हो जो पी वाई क्यूज हैं इस टॉपिक से यही पूछे गए हैं रिस्क टेबल के ऊपर। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं रिस्क रिस्क रिफाइनमेंट, सॉरी, आर आर ट्रिपल एम के ऊपर। So now what is this R triple M stands for? R is for risk, obviously we all know that. Now this triple M stands for mitigation, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब मिटिगेशन का सिंपल वर्ड होता है अवॉइडेंस, ठीक है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इज नथिंग बस मिटिगेशन ना। बाकी जो टर्म्स है वो ईजी है, अपन आगे समझेंगे वैसे डिटेल में क्या है। तो देर आर थ्री इश्यूज, यही थ्री इश्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं सेम, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अपन देखते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है प्रिवेंट द रिस्क टू अकर, रिस्क को प्रिवेंट करना है अगर होने से, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस, ठीक है। अभी रिस्क को अगर होने से ही रोकना है तो देर आर सम फॉलोइंग स्टेप्स विच नीड टू बी टेकन। दिस आर द फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। पहला, कम्युनिकेट विद द कंसर्न स्टाफ टू फाइंड द प्रोबेबल रिस्क। पहली बात तो भैया, आप रिस्क को फाइंड आउट करना चाहोगे ना, तो पहले आपको कम्युनिकेट करना है कंसर्न स्टाफ से रिस्क को फाइंड करने के लिए। दूसरा, एक बार रिस्क मिल गया तो क्या करोगे, उसके साथ खेलोगे या वेट करोगे कब आने का? नहीं ना, एलिमिनेट करोगे। फाइंड आउट, एलिमिनेट ऑल द कॉजेज दैट कैन क्रिएट द रिस्क बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वी हैव बचपन से सुना है हमने, ठीक है। तो पहले उसको एलिमिनेट करना है, पहले हमने ढूंढ के निकाला, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट द कॉजेज दैट कैन बी अ थ्रेट। थर्ड, डेवलप एक ऐसी पॉलिसी बनाओ। देखो ऐसा बहुत बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रोजेक्ट के बीच में अगर बीच में से मेरा स्टाफ छोड़ के चला गया तो ऐसा ना हो ड्यू टू लैक ऑफ नंबर ऑफ स्टाफ मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी पॉलिसी मेरे पास होनी चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, विच विल हेल्प टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट इवन दो द सम स्टाफ लीव्स, और कुछ चले भी गए तो आई शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट दैट, आई कैन स्टिल गो ऑन, प्रोजेक्ट कैन स्टिल गो ऑन, ठीक है। Now everybody in the project should be acquainted, मतलब उसको जानकारी होनी चाहिए with the current development activity। हर एक पर्सन इन द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी वेल बी एक्विंटेड, ठीक है, उसको अपडेट होना चाहिए कि अपन किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है। नाउ मेंटेन द करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट इन टाइमली मैनर। देखो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। मान लो अब मैं चलो अगर इस फ़ायदा क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, कि अब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन में एकदम टाइमली मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में कर रहा हूँ। अगर मेरा कल को कोई स्टाफ छोड़ के चला गया और कोई, मैं समझो जैसे कहते हैं ना क्रिकेट टीम होती है नौ, तो अपने कुछ प्लेयर एक्स्ट्रा रिजर्व रखे होते हैं, तो मेरे पास स्टाफ होंगे ऐसे जो एक्स्ट्रा में पड़े हुए थे मेरे पास। जैसे ही somebody leaves, now it's their turn to be in the picture, now when they come in the picture, अभी उनको सब समझाने से अच्छा, if I have maintained my a good documentation, so I can just provide that documentation to them, वो लोग पढ़ेंगे, उनको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक हमारा डेवलपमेंट पहुँचा है, क्या हो गया, क्या बाकी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन टाइमली मैनर में करना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंटेशन का, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कोई भी मुंह उठा के अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ठीक है। नाउ कंडक्ट टाइमली रिव्यूज इन ऑर्डर टू स्पीड अप द वर्क। रिव्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिव्यू लेते रहोगे तो स्पीड अप, काम में स्पीड अप होगा, राइट। एंड द लास्ट इज फॉर कंडक्टिंग एवरी क्रिटिकल एक्टिविटी। हमने देखा था क्रिटिकल, देखा था नेग्लिजिबल, देखा था, है ना। तो क्रिटिकल एक्टिविटी को जब कंडक्ट कर रहे हो
अगर लग रहा है कि मतलब अगर ज़रूरत है एक्स्ट्रा स्टाफ की, तुरंत प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब फॉर कंडक्टिंग एवरी क्रिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड एडिशनल स्टाफ इफ रिक्वायर्ड। सीधा सोचना ही नहीं है, ठीक है, सीधा प्रोवाइड करना है। तो RM का जो पहला जो पहला M था वो खत्म हो गया, दैट वाज मिटिगेशन। अभी हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग में क्या होता है देखते हैं। अभी इस प्रोसेस में देर आर फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, विच इज दैट मस्ट बी मॉनिटर बाय द PM बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी ये जो अप्रोच है, पहला तो क्या करेगा, क्या 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 मॉनिटर, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ऑफ कोर्स स्पेक्टेट करना है, मॉनिटर करना है, चीज़ों को ध्यान से देख के ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो मॉनिटरिंग जो CCTV कैमरा करता है वही काम करना है ऑल, मतलब अप्रोक्स, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं। तो अप्रोच क्या, पहला अप्रोच है कि अप्रोच क्या है या बिहेवियर क्या है टीम मेंबर्स का एज प्रेशर ऑफ द प्रोजेक्ट वेराइज, ठीक है। लाइक इफ आई एम PM प्रोजेक्ट मैनेजर, आई कैन, मेरा टीम में देख के मैं आई मॉनिटर माई टीम कि जब प्रेशर वेराई होता है, बढ़ता है या घटता है, तो मेरा टीम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर क्या बोलते हैं, हाइपर पैनिक हो जाता है, और घटता है तो सुपर कूल हो जाता है, एकदम चिल हो जाता है, ठीक है। ये सब मैं मॉनिटर करूँगा, राइट। डिग्री इन विच माई टीम परफॉर्म द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क का डिग्री क्या है मेरे टीम, मेरे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। कोऑपरेशन कैसा है लोगों का, ठीक है। कैसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकर हो रहे हैं, ये सब चीज़ को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं PM हूँ तो नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा जो संस्था चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है अंदर या बाहर, क्या पता, मतलब ऐसे जॉब्स ध्यान देख, एकदम मेरा ध्यान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा जॉब आ जाए जो फिर लोगों को खींचने लगे मेरे कंपनी से बाहर, ठीक है। मेरे को, अगर मुझे पता होगा बाहर ऐसा कुछ जॉब है तो मैं कुछ तो करूँगा अपने लोगों को ऐसा प्रोवाइड करने का कि लोग ना जाए। बट जो भी है, मतलब पता होना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है जॉब्स की। नाउ जो हमारा PM है उसको मॉनिटर करना चाहिए सर्टेन मिटिगेशन स्टेप, कुछ मिटिगेशन स्टेप भी उसको मॉनिटर करने चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमने अच्छे से मॉनिटर किया तो एवरीबडी इन द टीम विल बी गेट एक्वाइडेड विद द करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी। मतलब क्या, अगर अच्छे से मॉनिटर मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, तो टीम में मौजूद मेरा हर एक सदस्य इज़ वेल एक्वेंटेड, ठीक है। वेल एक्वेंटेड मतलब उसको बहुत अच्छे से पता है, जानकारी है कि करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टेटस क्या है मेरे प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग के देखो क्या क्या है। पहला तो चेक वेदर जो रिस्क हमने प्रेडिक्ट किए थे रियली होंगे या नहीं, अगर हो रहेंगे या नहीं होंगे, वो काम चेक करना काम इसी का है। टू इंश्योर द स्टेप्स डिफाइंड टू अवॉइड द रिस्क, जो हमने स्टेप्स जो हमने स्टेप डिसाइड किए थे लेंगे अवॉइड करने के लिए रिस्क को, वो हो रहे हैं या नहीं उसको इंश्योर करना है, वो अप्लाई हो रहा है नहीं वो इंश्योर करना है। और टू गैदर द इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल एनालाइजिंग द रिस्क, ठीक है। मॉनिटर करके कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करना जो फर्दर दैट कैन बी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द रिस्क, राइट। नाउ दूसरा M भी खत्म हो गया, ठीक है। मॉनिटरिंग खत्म हो गया, मिटिगेशन हो गया, एंड लास्ट वी हैव मैनेजमेंट। तो ये देखते हैं, ये भी छोटा सा ही है। PM मतलब तो प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है इस टास्क को व्हेन रिस्क बिकम्स रियलिटी, ठीक है। अब तक जो हमने किताबों में हमारे चार्ट पेपर पे ग्राफ पे था रिस्क रिस्क रिस्क, अगर वो हकीकत बन चुका है, अब नाउ रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। नाउ द जो हमारा PM है, इस if अगर वो सक्सेसफुल है इन अप्लाइंग द प्रोजेक्ट मिटिगेशन इफेक्टिवली, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज द रिस्क। अगर मिटिगेशन अच्छे से किया हुआ है उसने, ठीक है, तो उसको पहले ही शायद पता था क्या हो सकता था क्या नहीं, वो शायद उसको पहले ही मालूम था बहुत सारी चीज़ों, ठीक है, चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू मैनेज द रिस्क। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे कि मान लो बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे हैं छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और स्टाफ, मेरे पास अगर सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज अभी ये जो सीन था, स्टाफ अवेलेबल क्यों था मेरे पास, मेरे को शौक लगा है क्या स्टाफ एक्स्ट्रा स्टाफ रखने का, नहीं। रिस्क मिटिगेशन के थ्रू मैंने ये स्टेप उठाया था, ठीक है। तो कॉमा इसके अलावा अगर करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी नोन है एवरीबडी इन द टीम, प्लस मैंने एक पॉलिसी रखी थी कि टीम में मौजूद हर एक इंसान को एकदम अच्छे से पता होगा कि अपन किस स्टेटस पे चल रहे हैं अभी। चलो ये भी नहीं है, अगर मेरे पास सिर्फ लेटेस्ट एंड सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा स्टाफ है, टीम में सब लोग को पता है, चलो टीम लोग को सब लोग को नहीं पता, पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है जो एकदम अप टू डेट है, सिस्टमेटिक है, तो मैं किसी भी न्यू कमर को दे सकता हूँ, वो इजीली समझ जाएगा कि करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो मेरा टाइम बहुत बहुत बड़ा टाइम सेव हो जाएगा और फिर वो उसी पेज में कंटिन्यू कर सकता है, राइट।
So this will ultimately help in continuing the work without any interval. ठीक है, तो there will be no interval in my project और मेरा जो काम है वो मस्त मस्त चलता रहेगा. See, these are the PYQs. You can see अभी हमने भी फोड़ दिया यहाँ पे. बना आगे देखते हैं क्या है. सो वी हैव दिस RMM प्लान. अब इसको प्लान ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो RMM प्लान एक डॉक्यूमेंट है. ऑफकोर्स एक डॉक्यूमेंट है, जब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे. ठीक है, जिसमें रिस्क एनालिसिस एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है रिस्क एनालिसिस में सब डिस्क्राइब की होती है. ठीक है, देखो सिंपल है, लेटर जैसे लिखते, एक फॉर्म जैसा होता है ये. ठीक है, प्लान आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा. देखो यहाँ पे रिस्क इन्फॉर्मेशन शीट है ये. ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लाओगे यहाँ पे. अब यहाँ पे नाम आएगा, रिस्क ID, डेट डेट जिसमें अब जिस दिन आपने आइडेंटिफाई किया उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, लो मीडियम हाई, ओरिजिन मतलब किसने किसके दिमाग में आया पहले, असाइन टू किसको हमने किसको मैंने असाइन किया हुआ है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, रिस्क जो आइडेंटिफाई हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइप का रिस्क है, कैसा रिस्क है. ठीक है, रिफाइनमेंट मतलब क्या, रिस्क को रिफाइन करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है. ठीक है, मिटिगेशन मॉनिटरिंग अभी जस्ट देखा हमने. ठीक है, ट्रिगर कंटीजेंसी प्लान मतलब क्या, अगर इस मेरा मेरा जो प्लान है वो फेल हो गया, प्लान है फुल फेल हो गया, तो कुछ प्लान भी है या नहीं, सीधा मैं बैग बिस्तर समेट के सीधा घर जाऊंगा. ठीक है, तो वो भी देखना होगा कि अगर प्लान फेल हुआ तो क्या. स्टेटस मतलब वही करंट क्या चल रहा है. ठीक है, रनिंग स्टेटस प्रोवाइड्स हिस्ट्री व्हाट इज बीइंग डन, वही क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या होगा, जैसे उसको बोलते हैं स्टेटस के अंदर. राइट, अप्रूवल के अंदर नेम सिग्नेचर ऑफ द पर्सन अप्रूविंग द क्लोजर, जिसको जो अप्रूव कर रहा है इन सब चीज़ों को, और क्लोजिंग डेट. फॉर्म से ज़्यादा कुछ था क्या, नहीं था. ठीक है, बस अभी इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. मतलब ये फॉर्म का फॉर्मेट अब इसमें, और ये थोड़ा बहुत दिखना पड़ेगा जो हम लोग देख रहे थे. एक तो पहली बात है डॉक्यूमेंट जिसमें सारे एनडीज एक्टिविटीज डिस्क्राइब की जाती है. दूसरा सम टाइम जो हमारा PM है, ठीक है, इंक्लूड करता है दिस डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान. ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान का एक पार्ट ही होता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी. Sometimes specific RMM plan is not created. However, each risk can be described individually using risk information sheet. कभी कभी स्पेसिफिक क्रिएट नहीं करते अपन, लेकिन however अगर हम यूज़ करें तो हर एक इंडिविजुअल रिस्क का भी अपन जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसके टेबल की मदद से, इस प्लान की मदद से. टिपिकल टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी, हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है. So the next topic we have is सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको अपन प्यार से शॉर्ट फॉर्म में SCM बोलते हैं. इसको अपन SCM बोलेंगे, शॉर्ट में विल डिनोट इट SCM. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डेफिनेशन क्या है इसका, कि जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है SCM, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें होता क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैरी आउट होती हैं. क्यों, देखो हमें ना, हमें अपने जो, देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ये सब काम होता है हमारा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर. राइट नाउ, तो यहाँ पे वही लिखा है डेफिनेशन में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, मतलब थ्रू आउट जो कंप्यूटर का जो लाइफ साइकिल है, थ्रू आउट में उसके कुछ चेंजेस होते रहेंगे. उन चेंजेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल करना है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट के दौरान उसके जो चेंजेस है, ठीक है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड. देखो इट्स फॉर एग्जांपल, इफ यू और इफ आई एम अ डेवलपर, ठीक है, हम लोग एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट वी बोथ वांट एंड विल बी फेवरेबल ऑफ ऑल ऑफ अस इज, जो हम जो चेंजेस हो ना वो मेरे हिसाब से हो, मैं कंट्रोल करूँ. ठीक है, चेंजेस शुड बी मैनेज एंड कंट्रोल बाय अस. क्यों, ताकि क्वालिटी मेरी अच्छी रहे और एरर कम रहे. अगर मेरे प्रोजेक्ट में अनआइडेंटिफाइड एंड अनसर्टेनिटी वाले एरर्स आ रहे हैं, अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो मैंने नहीं बनाए, मतलब मुझे पता ही नहीं कैसे हो रहे हैं, तो फिर वो मेरे क्वालिटी को डिटोरिएट कर देगा. राइट, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ वही लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो चेंज होते हैं उनको मैनेज करना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस एरर. राइट नाउ, hence the software configuration management इज अ क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी. इसीलिए ये जो एक यू कैन से एक, अगर मुझे क्वालिटी एश्योर करना है, ठीक है, तो आई कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी है SCM, जिसका एक्टिविटी का नाम है SCM, मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे मैं अपने क्वालिटी एश्योर कर सकता हूँ. ठीक है, अब जो हमारे चेंजेस आते कहाँ से, जो चेंजेस जो जिनकी बात हो रही है, जिन्हें हम कंट्रोल करने वाले हैं, मैनेज करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले एंड सो ऑन, वो चेंजेस आते कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है अपन देखते हैं. क्यों, अगर न्यू बिजनेस या मार्केट पोजीशन, अगर आपका बिजनेस पोजीशन
या मार्केट पोजीशन अगर चेंज बदल रहा है, ठीक है, कॉज चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, अगर बिजनेस पोजीशन बदल रहा है तो आपके रिक्वायरमेंट्स का चेंज होगा, रिक्वायरमेंट्स का चेंज होगा तो आपको ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सी चीज़ों में। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे वो कुछ डिमांड करेंगे कुछ नए चेंजेस का, अगर वो उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया तो उनके हिसाब से भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। और अगर आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या अगर आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, दोनों ही केस में it is essential to make changes in the project, right? Of course changes changes is rule of nature। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो और आप चाहते हो कि कुछ चेंज ही ना हो, जैसे था वैसे में सब हो जाए, तो शायद उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो बनेगा नहीं, राइट। तो ड्यू टू बिजनेस ग्रोथ या प्रोजेक्ट एक्सटेंशन की वजह से भी हमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। और कभी कभी स्केड्यूल अगर आपका चेंज हो गया, ठीक है, समटाइम ड्यू टू स्केड्यूल या बज कंस्ट्रेंट्स, अगर चलो स्केड्यूल अगर आपका यहाँ वहाँ हो रहा है तो उसके हिसाब से भी आपको चेंजेस करने ही पड़ते हैं, राइट। नाउ तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजिंग इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये वी हैव जस्ट सीन दिस पॉइंट, पहले भी देखा हमने कि इसका वही बुरा बुरा मुद्दा यही है कि चेंजेस के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमता है ये वाला पॉइंट अपना, ठीक है। नाउ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज सेट Software configuration management (SCM) is set of tracking and control activities that begin when the software development and project begins and terminates when the software is taken। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आप कुछ इतना काफ़ी से तो है नहीं, अपने काफ़ी देख लिया ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये क्या है, मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज़ शुरू कब होंगे, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होंगे, जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जो एक्टिविटीज़ भी है SCM के वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है। सो द नेक्स्ट IMP टॉपिक वी हैव इज एलिमेंट्स इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी PYQs मैंने देखे हैं इस टॉपिक से इधर ही देखे। तो सुसान डार्ट नाम का कोई तो था, हमें क्या करना है, उसने आइडेंटिफाई किए थे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब SCM। हम लोग जब भी ये देखेंगे अपन विल शॉर्टली से इट SCM, हमारा टाइम बच जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज SCM। तो SCM के उसने 4 एलिमेंट्स बताए थे, वो क्या क्या थे, वो थे हमारे कंपोनेंट एलिमेंट, प्रोसेस एलिमेंट, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट। फिर से कंपोनेंट, प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन। इतना बोल रहा हूँ, आप भी लोग बोल रहे हो जाएगा चुप हो जा भाई, तो ये चुप से ही इसका न्यूमोनिक्स अपन जो बनाया है चुप से ही बनाया है, CHUP। सो इसको याद करने का ट्रिक यही है, सी अच्छा यहाँ पे C² होगा, ठीक है। C से वी हैव कंपोनेंट एंड C से यू हैव कंस्ट्रक्शन, HU इज़ फॉर ह्यूमन एंड P इज़ फॉर प्रोसेस, ठीक है। आई होप यही है, चारों नाम याद हो गए होंगे। C², एक से है कंपोनेंट, एक से कंस्ट्रक्शन, HU इज़ फॉर ह्यूमन एंड P इज़ फॉर प्रोसेस एलिमेंट, ठीक है। तो हम सबको एक बार दो लाइन सबके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट वी हैव कंपोनेंट एलिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें देखो सब इन सारे एलिमेंट्स में ना टूल्स है, सारे एलिमेंट में कलेक्शन ऑफ टूल्स है या सेट ऑफ टूल्स है, और टूल्स का काम क्या है अपन को वो देखना है, ठीक है। तो सेट ऑफ टूल्स तो मान के चलो, इसमें से कुछ भी आपको फर्स्ट वही लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टूल्स, एंड आगे जो आंसर होगा सो होगा, ठीक है। तो पहला है कंपोनेंट एलिमेंट, जिसमें क्या है, इट कंसिस्ट कलेक्शन ऑफ टूल्स। इनके पास वो टूल्स होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप क्लियर है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो टूल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस एलिमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें एक्शंस होते हैं। अभी प्रोसेस है ना, प्रोसेस मतलब कोई कुछ काम, ठीक है। तो कुछ काम मतलब एक्शन या टास्क। तो ये एक्शन या टास्क होता है ड्यूरिंग द चेंज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। चेंज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के टाइम जो एक्शन होता है, जो भी होता है एक्शन या टास्क, वो सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मैं ऑटोमेशन की बात क्यों ना करूँ भाई, आजकल कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन पे ही चलता है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स में मेरे पास वो टूल्स होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। और ह्यूमन एलिमेंट्स में मेरे टीम की बात होती है, मतलब वो टूल्स होते हैं जो मेरी टीम यूज़ करेगी। ह्यूमन एलिमेंट्स में टीम है ना, तो ये उन टूल्स को कंसिस्ट करती है जो मेरी टीम यूज़ करेगी फॉर इम्प्लीमेंट आवर SCM। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। दिस PYQ यू कैन सी, जो टॉपिक्स हमने पढ़े वहीं से आए हुए हैं। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल लिखा है, और मैं इरेज कर लूँ पहले, ये गलती से हो गया। हाँ, सो रोल अब लिखा है रोल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी। अभी ये जो रिपोजिटरी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे सब जमा इन्फॉर्मेशन का जमा सब जब डिपॉजिट हुआ होता है, तो ये रिपोजिटरी का कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बराबर। अभी जो इसको एक्सेस कौन करता है,
कौन करता है? इंजीनियर करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस इन इट, राइट। तो इतना समझ में आपने, वो रिपोजिटरी है मतलब कुछ अंदर होगा तो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, इस एक्सेस कौन कर रहा है? आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रिपोजिटरी इज हैंडल्ड यूजिंग ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। कुछ नाम मेंशन नहीं किया उन्होंने, जो भी एज पर अप टू डेट जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं, राइट। नाउ इट मस्ट मेंटेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी कोई भी रिपोजिटरी है, ठीक है, अगर समझो मेरे पास रिपोजिटरी है, अब आपके पास एक रिपोजिटरी है मान लो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर किया हुआ है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप चाहोगे कि आपके पास वो रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करे, प्रॉपर्टीज होंगे ऐसे। तो क्या है? डेटा इंटीग्रिटी, मतलब आप अगर मेरे इन्फॉर्मेशन में ए इन्फॉर्मेशन एंड बी इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ आई वांट टू इंटीग्रेट दोज इन्फॉर्मेशन, तो मेरा रिपोजिटरी मुझे अलाउ करे, शेयर करना है। अगर मेरी रिपोजिटरी में अलग अलग फोल्डर्स हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है फ्रॉम फोल्डर ए टू फोल्डर बी, सो माई रिपोजिटरी शुड अलाउ मी, राइट। और इंटीग्रेशन मतलब वही डेटा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन एक जैसे ही हो गए। नाउ द रिपोजिटरी मेंटेन मस्ट मेंटेन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, ठीक है। तो जो हमारी रिपोजिटरी का जो फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा भी नहीं किसी भी एक्स वाई जेड रैंडम फॉर्मेट में चीज़ें हो रही है, राइट। तो मेरा जो फॉर्मेट है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। और उसके बाद टू अचीव दिस कैपेबिलिटीज़ इन अपनों को कैपेबिलिटीज अचीव करने के लिए रिपोजिटरी को अपन डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटा मॉडल। फिर मेटा मॉडल डिटरमाइन करता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कैसे किया है रिपोजिटरी के अंदर, डेटा कैसे एक्सेस होगा बाय यूजिंग द टूल, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी का क्या सीन है, कैसे मेंटेन किया हुआ है, और एग्जिस्टिंग मॉडल को आप एक्सटेंड कर सकते हो क्या, कैसे करोगे, एक्सटेंड करने कैसे करोगे, अगर मुझे कुछ अकोमोडेट चेंजेस रिक्वायरमेंट अकोमोडेट करना है तो कैसे एक्सटेंड करोगे, सो एंड सो, ठीक है। इसके बाद हमारे एलिमेंट्स ऑफ जो है नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे लिखा था एस सी एम रिपोजिटरी, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, SCM प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हमें एक फीचर्स करना रहेगा, फीचर्स भी हैं यहाँ पे, तो फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स में देखते हैं क्या है। फीचर्स में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, मतलब जो हमारा SCM है, ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंटरेक्टिंग विद रिपोजिटरी। अगर आपको SCM परफॉर्म करना है तो वो कैसे होगा? बाय इंटरेक्टिंग विद रिपोजिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अपने को एक मगर याद रहा तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे इस लिखने के। नाउ रिपोजिटरी मस्ट हैव टूल सेट दैट प्रोवाइड्स, अभी मुझे, हाँ मैंने कहा था रिपोजिटरीज के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, और उसे अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं? बाय द टूल्स, जो उसके साथ हर एक रिपोजिटरी के साथ उसके कुछ टूल्स इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। उन टूल्स को यूज़ करके अपन उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स दिया है, वर्जनिंग है ना, डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और डिटेल्स। अब वर्जनिंग में क्या होता है ना, तो जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे वर्जन बनते हैं, अलग अलग वर्जन तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। वर्जन समझ में आ रहा है आपको? ऐसा थोड़ी है कि मैंने व्हाट आई वांट एक ही बार में सीधा वही बन जाएगा। इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट जब मैं स्टार्टिंग में बनाऊंगा तो कुछ बनेगा, देन कुछ वापस लगेगा कि रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो रही हैं, तो फिर वापस कुछ मॉडिफिकेशन होंगी, दूसरा कुछ बनेगा, तो बहुत सारे वर्जन तैयार हो जाएंगे, राइट। तो जो मेरा रिपोजिटरी है वो एबल शुड बी एबल टू मेंटेन ऑल दिस वर्जन, ठीक है, और परमिट द डेवलपर टू गो बैक टू प्रीवियस वर्जन। ऐसा रिपोजिटरी हो जो सारे वर्जन्स को मेंटेन कर सके और मेरे को डेवलपर को अप्लाई अलाउ करे कि मैं किसी प्रीवियस वर्जन में जाके कुछ वहाँ पे टेस्टिंग डिबगिंग या वहाँ से उठाए कुछ यहाँ पे डालना है तो मैं कर सकूँ, ठीक है। डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट में क्या है, जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं स्टोर रिपोजिटरी में, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो रिपोजिटरी के पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो ट्रैक कर सके इस रिलेशनशिप को, जैसे जो रिलेशन है, जैसे मैंने बताया जो रिलेटेड है एक दूसरे को, तो ये डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करे और रिलेशनशिप का एक ट्रैक रखे, ये काम है इस डिपेंडेंसी ट्रैकिंग का। रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग का क्या काम है? जो हमारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो उनको ट्रैक करना ताकि मैं रिक्वायरमेंट ट्रेस आउट कर सकूं मैं, ठीक है। मेरे कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टेड जो मेरे कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको डिज़ाइन करना, ट्रैक करना ताकि मैं कंपोनेंट्स ट्रेस आउट कर सकूं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या, एबल टू कीप सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो भी देखो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, मेरे माइलस्टोन, ठीक है, मतलब क्या, मैं मेरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में कुछ माइलस्टोन रखे होंगे ना, मेरा 1 हफ्ते का माइलस्टोन ये है, यहाँ तक पहुँचना है, 2 हफ्ते का ये है, 3 हफ्ते का ये है, राइट। तो वो उसको वहाँ तक उसके बारे में, और क्या क्या प्रोडक्शन रिलीजेस क्या है, ठीक है। रिलीजेस मतलब कुछ एक समझो एक मॉडल होता है जहाँ पे आप पूरा का पूरा मॉडल एक बार में तैयार करते हो, बट अभी जो
नया नया मॉडल है, उसमें पूरा का पूरा नहीं, उसमें रिलीजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलीज होता है जो बहुत बेसिक होता है, सेकंड रिलीज होता है थोड़ा ज़रा एडवांस होता है, थर्ड रिलीज होता है ज़रा एडवांस होता है, फिर फोर्थ रिलीज एंड सो ऑन। जैसे जैसे रिलीज बढ़ते हैं एडवांसमेंट बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे वो सब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में होता है। और ऑडिट ट्रेल में कुछ लिखा नहीं। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या, एक समझो एक पूरा रिकॉर्ड, एक लॉग बुक, एक पूरी हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने क्या किया, कहाँ किया, जो कुछ भी किया सब इसमें क्या बोलते हैं, सब सारा सब इसमें मौजूद होता है। अगर कुछ एरर भी होता है तो मैं ऑडिट ट्रेल में जाके चेक कर सकता हूँ मैं कहाँ पे गलती हुई थी। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि समझो पुलिस वाले हो आप, ठीक है, तो आप आपके सामने एक ग्रीन बोर्ड पड़ा हुआ है और आप ट्रैक कर रहे हो सब कुछ, ताकि आपको समझ में आए कुछ गलती हुई तो आपके बोर्ड के सामने ही होगा। आपने पिन विन मारे मारे, किसी के चेहरे पे क्रॉस लगाया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको उस टाइप का। तो ऑडिट ट्रेल में वो सब होता है, ठीक है। आपको कुछ लिखा नहीं है तो आपको भी कुछ आता, कुछ ध्यान नहीं देना, अपने अभी आगे बढ़ते टॉपिक पे अपना फिनिश होता है। नेक्स्ट वी हैव द SCM। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे वी, इसका न्यूमेरिक्स, ठीक है, न्यूमेरिक्स नहीं बताना है, बताया मैंने इसका अभी तक। इसका मैंने बनाया वी कार्ड, ठीक है, वी, अच्छा सेकेंड, चेंज द कलर, अब ठीक तो है, रेड था, इट इज़ वी कार्ड, ठीक है। यू कैन मैच वी से वर्जनिंग, ठीक है। C इज़ फॉर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। दिस इज़ A not G, A is for audit trial, R is for requirement tracing and D is for dependency, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन SCM प्रोसेस क्या। और SCM प्रोसेस क्या है, देखो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना SCM का, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वो 4 हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन। इसको याद करना कुछ है नहीं, मतलब वी है, बाकी सब सी से ही है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं आइटम्स, उन आइटम्स को जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है जो उनको डिफ़ाइन कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नाउ चेंज कंट्रोल में मैनेज करना चेंजेस टू वन और मोर आइटम्स, मतलब इन शॉर्ट जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में उनको मैनेज करना, तो चेंजेस मैनेज करता है ये। वर्जन कंट्रोल हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं एक से ज़्यादा वर्जन जो है मेरे एप्लीकेशन के तैयार कर सकूँ, तो फैसिलिटेट टू क्रिएट वर्जन्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन इज़ इंश्योर करना कि जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वो मेंटेन है, ठीक है, और इवॉल्व करे ये ओवर द टाइम। समझ में आया। कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर का वो मेरा जो है मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो जो सबसे ज़्यादा जो PYQs है वो है हमारे इस पे वर्जन कंट्रोल पे, सॉरी वर्जन बोल रहा हूँ, चेंज कंट्रोल पे, ठीक है। तो अपन चेंज कंट्रोल को डीप में देखेंगे। सो लेट्स सी चेंज कंट्रोल, सॉरी या चेंज कंट्रोल, ठीक है। देखो चेंज जो है, चेंज इन एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वाइटल, बहुत ज़्यादा वाइटल, मतलब बहुत वाइटल का तो हिंदी नहीं अर्थ समझ में आ रहा, बट डेलीकेट टाइप समझो, ठीक है। मतलब एक डेलीकेट ही कर लो अभी के लिए, मेरे को इसका हिंदी याद नहीं आ रहा। सम टाइम इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल चेंज में, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि छोटा सा चेंज भी अगर मैंने डाला तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स जो है मेरे प्रोडक्ट में क्रिएट कर देगा। सही बात है, कभी कभी बहुत छोटे छोटे चेंजेस से ही बहुत बड़े बड़े दिक्कतें आ सकती है। और सिमिलरली कभी कभी ऐसे कुछ सम चेंजेस इनहेंस भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ही इसके ड्रॉबैक भी है और कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये कि कभी कभी चेंजेस करके मैं अपने क्वालिटीज़ कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस कर सकता हूँ, कभी कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू जेम्स बाक या जेम्स बैक, वॉट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, उनके हिसाब से टू लिटिल चेंजेस में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत चेंजेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो भी क्रिएट प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इनकी बात पता नहीं कहना क्या चाह रहे थे, मतलब शायद कहना चाह रहे थे प्रॉब्लम क्रिएट होते ही हैं थोड़ा या ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं तो भाई यही चाहूँगा, आप हो या मैं हो, अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो अनकंट्रोलेबल चेंज है ये बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर देगा, राइट। तो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जो चेंजेस हो ये अनकंट्रोलेबल मैनर में हो, ऑफ कोर्स कंट्रोल में ही रहे तो बेटर है। तो यहाँ पे वो खेलेगा लास्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए अनकंट्रोल चेंज केओस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए फॉर मैनेजिंग सच चेंजेस ह्यूमन प्रोसीजर एंड ऑटोमेटेड टूल्स को अपन यूज़ करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं अपने को, अपन इसे गो थ्रू करेंगे चेंज कंट्रोल प्रोसेस में। पहला देखो, पहला क्या होता है ना कि पहला तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखा जाता है कि देयर अराइज अ नीड फॉर अ चेंज। सबसे पहले एक देखो स्टार्टिंग सबसे चिंगारी यहाँ चलती है, ठीक है। चिंगारी कहाँ चली? यहाँ पे चिंगारी कहाँ चली? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर अराइज अ नीड, ठीक है। नीड जमी यहाँ पे, तो यहाँ पे नीड जमी, ठीक है। नीड नीड आया तो फिर समझ में आया कि चेंज की ज़रूरत है या नहीं। उसके बाद एक बार नीड के बाद क्या हुआ, किसी यूज़र ने एक फॉर्म सबमिट किया होगा, चेंज रिक्वेस्ट सबमिट किया, ठीक है। द चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द यूज़र। चेंज रिक्वेस्ट कभी कभी देखो मैं बताऊँ, आपने भी कभी कभी किया होगा। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे जो लाइक वाला बटन है, ठीक है, शायद बहुत लोगों ने कमेंट किया होगा इंस्टाग्राम को कि वो टैप किया तो वो जो हार्ट बन के आता, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने यही किया ना, आपने एक रिक्वेस्ट किया, यूज़र हुआ पर आपने रिक्वेस्ट किया, राइट। यूज़र हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कुछ भी, मैंने एग्जांपल दिया बस। तो वैसे ही पहले तो नीड समझ में आई। नीड के बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट सबमिट हुआ यूज़र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने चेंज रिक्वेस्ट सबमिट किया। उसके बाद अभी ऐसा थोड़ी है कि आपने बस बोला और डेवलपर वहाँ लग गए, ओ माय गॉड मेरे कस्टमर, ये किसी इंस्टाग्राम यूज़र ने मैसेज किया है, लगी मैं काम करता हूँ इसका। ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। वहाँ पे इवैल्यूएट होगा तुम्हारा रिक्वेस्ट जो है, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, राइट। इवैल्यूएट क्या हुआ ये, हाँ लेटर, हाँ इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके टेक्निकल मेरिट्स देखे जाएंगे, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स देखा जाएगा, ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाएगा सिस्टम फंक्शन के ऊपर, ये सब सोच के इवैल्यूएट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ मेरा इवैल्यूएशन, ई, राइट। उसके बाद एक ये सब होने के बाद एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। एक चेंज रिपोर्ट बनेगा और चेंज रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसको अपन प्रेजेंट करेंगे चेंज कंट्रोल अथॉरिटी को, बोले तो सीसी है। तो क्या क्या किया देखो भाई, पहले तो हमने एक नीड, हमको समझ में आया कि एक नीड नाम की चीज़ हुई, ठीक है। नीड के बाद यूज़र ने रिक्वेस्ट सबमिट किया, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया गया डेवलपर के द्वारा। अब फाइनली क्या हो रहा है, एक चेंज रिपोर्ट जनरेट हुई और किसको हुई, सीसीए को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिपोर्ट बना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रिपोर्ट बना आर, ठीक है। अभी जो चेंज कंट्रोल अथॉरिटी है सीसीए, या तो कोई एक आदमी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो जो सीसीए है एक पर्सन होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो मेक करेगा फाइनल, अंतिम फैसला इन्हीं का होगा कि जो आगे अब बढ़ना है या नहीं, ठीक है। ऑन डिसीजन ऑन द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द चेंज, आगे बढ़ना है चेंज को प्रायोरिटी स्टेटस के ऊपर या नहीं बढ़ना, इनका फैसला होता है एक बार। तो इसके लिए हम समझ बनाते हैं कुछ, तो मान लो क्या बनाऊँ इसके लिए मैं, सी सी ए अथॉरिटीज़ फाइनल डिसीजन ना, एफ बनाता हूँ, ठीक है। फाइनल डिसीजन एफ, राइट। उसके बाद इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, ठीक है। इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर जो है ईसीओ जनरेट किया जाता है वेयर द चेंज गेट अप्रूव। फाइनली अब यहाँ पे स्टैंप लग गया है अप्रूवल का, अब जाके आपका जो चेंज ऑर्डर है वो अप्रूव हुआ है, ठीक है। अभी ईसीओ में डिस्क्राइब, सब कुछ डिस्क्राइब होता है, ईओ में डिस्क्राइब होता है, रिस्ट्रिक्शन, क्राइटेरिया, रिव्यू, ऑडिट, सब कुछ मेंशन होता है हमारे ईसीओ के अंदर। अभी जो ऑब्जेक्ट डेट नीड टू बी चेंज इन इस चेक आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिसको चेंज करना है, ठीक है, उसको चेक आउट किया जाता है प्रोजेक्ट डेटाबेस में। फिर उसके बाद स्टेप 8 में जाके चेंजेस फाइनली मेड किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो द चेंज ऑब्जेक्ट इज देन चेक इनटू द डेटाबेस एंड अप्रोप्रिएट वर्जन कंट्रोल इज मेड, ठीक है। तो चेंज ऑब्जेक्ट को अपन चेक करते हैं डेटाबेस में, होने के बाद एक अप्रोप्रिएट वर्जन कंट्रोल बनता है टू क्रिएट न्यू वर्जन क्रिएट करने के लिए एक वर्जन कंट्रोल बनता है। और फाइनली ये हमारे स्टेप्स यहाँ पे खत्म हुए। द चेक्ड इन एंड चेक्ड आउट मैकेनिज्म रिक्वायर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एक्सेस कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। तो जो हमारे चेक इन और चेकआउट मैकेनिज्म है उनको ये दो चीज़ चाहिए होती है, एक्सेस कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। नाउ द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, ये जो है ना, ये एक अथॉरिटी देता है इंजीनियर को कि वो एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके प्रोजेक्ट को हमारे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये गिव्स अथॉरिटी टू इंजीनियर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। और जो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है वो क्या करता है, अलाउ करता है अपने इसको कि अपन पैरेलल चेंजेस बना सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैरेलल चेंजेस मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो रहा है, तो पैरेलल चेंजेस बना सके मेड बाय टू डिफरेंट पीपल विदाउट ओवरराइटिंग ईच वर्क। समझ में आया आपको, एक प्रोजेक्ट पे दो इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी, वो अपना अपना काम कर रहे हैं विदाउट ओवरराइटिंग देयर वर्क। ऐसा नहीं इसके काम से इसको फर्क पड़ रहा है, इसको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल में होता है, सारी चीज़ें सिंक हो जाती है विदाउट बीइंग ओवर रिटन। तो यहाँ पे हमारा ये
चैप्टर और ये टॉपिक सब खत्म होता है। अच्छा ये डायग्राम देख लो, डायग्राम दिया तो वर्जन कंट्रोल में, बट देखो हमने वही किया, पहले नीड फॉर चेंज, फिर चेंज रिक्वेस्ट, हमने सब देखा, ठीक है। पहले नीड, पहले देखा नीड है कि नहीं, फिर चेंज रिक्वेस्ट हुआ, उसको इवॉल्यूएट किया, फिर चेंज रिपोर्ट बनाया, है ना, फिर वो सीजीए के पास गया फाइनल डिसीजन, और उसके बाद फिर ये सब तो नहीं था, बट ठीक है, पर यहाँ तक तो है डायग्राम, अगर इतना भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।